नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम समझेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं, साइन एंड सिम्टम क्या है, कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस हम हो सकते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हम ओवरऑल इसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका स्ट्रेस में बी कंसिडर फिजिकल, केमिकल और इमोशनल फैक्टर। आपका स्ट्रेस किस वजह से हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और इमोशनल रीजन की वजह से भी हो सकता है, राइट। इन तीनों में से आपको कोई भी रीजन हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, इमोशनल रीजन की वजह से बॉडीली में आपके मेंटल और कॉग्निटिव लेवल पर जो चीज़ें कॉज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेसर। जो स्ट्रेस को हमको कॉज कर रहे हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेसर। Individual perceive that they cannot adequately cope up with the demand being made of them with the threat or well-being circumstance event or stressful only person perceive as the stressor। अब कोई भी पर्सन है, उसने किसी चीज़ को उसको डिमांड थी कि यार भाई ये काम मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, पर उसके हिसाब से वैसा नहीं हो पाया, या वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना उसको रिजल्ट नहीं मिला, या उसके नेगेटिव रिजल्ट आ गया, राइट। तो इस कंडीशन में पर्सन क्या एक स्ट्रेस की सिचुएशन में चल जाता है, स्ट्रेसफुल पर्सन हो जाता है। उस कंडीशन को हमने, उस सर्कमस्टेंस को क्या बोला? स्ट्रेस। और जिस रीजन की वजह से वो कॉज हो रहा है, फिजिकल, केमिकल और इमोशनल, जिस रीजन से, जिस कारण से हो रहा है उसको हमने क्या नाम दिया? स्ट्रेसर, राइट। इतना आपको क्लियर हुआ है? जो उसकी डिमांड थी उसको प्रॉपर तरीके से वो नहीं मिल पाना, या उसकी वजह से जो थ्रेट होना, प्रॉब्लम होना, वो अचीव नहीं हो पाया, तो उस पर्सन को क्या होता है? एक स्ट्रेस हो जाता है। अब इस स्टेप से आप कैसे इसको बैलेंस कर सकते हो, एडप्ट कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पर स्ट्रक्चर लिया है, इसमें बताया कि बैलेंस कैसे करना है। परसेप्शन ऑफ द स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस उसको परसीव करना है कि भाई स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्या इसका रीजन है, फिजिकल है, केमिकल है, इमोशनल है, कोई इवेंट है, कोई स्टिमुलाई है। सोर्स, उसका सोर्स क्या है? सोर्स को आपको पहचानना है, व्हाट इज द सोर्स बिहाइंड द स्ट्रेसर। स्ट्रेस के पीछे सोर्स क्या है, क्यों मुझे स्ट्रेस परसीव हो रहा है, क्यों मुझे स्ट्रेस ऑक्यूर हो रहा है, वो आपको परसीव करना है, वो रीजन आपको फाइंड आउट करना है। अदर फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, अदर कोई इवेंट भी हो सकता है। कोपिंग मैकेनिज्म, उसके बाद जो कोपिंग मैकेनिज्म आते हैं वो उसको फॉलो करना है। आगे हम समझने वाले हैं कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे आपको इसको फॉलो करना होता है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि भाई कोपिंग मैकेनिज्म बॉडी उससे कोप अप करने की कोशिश करती है, दोनों के बीच एक असमंजस, तालमेल होता है। अभी हम देखते हैं कॉमन सोर्स ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए कॉमन सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे हमको स्ट्रेस कॉज होता है, जो एक स्ट्रेसर को स्टिमुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इमोशनल स्ट्रेसर। इमोशनल में क्या क्या आ जाता है आपका? एंगर, सैडनेस, गिल्ट। इमोशनल में क्या आ जाएगा आपका? एंगर, गुस्सा आना, सैडनेस होना और गिल्ट महसूस होना खुद के ऊपर। ये क्या हो गया आपका? इमोशनल स्ट्रेस। उसके बाद आता है आपका फैमिली स्ट्रेसर। फैमिली स्ट्रेसर में ब्रोकन फैमिली, आपकी फैमिली में झगड़ा हो गया हो, फैमिली आपके अलग अलग रह रही हो, आपस में आपका तालमेल नहीं होता हो, वाद विवाद चल रहे होंगे, ये आ जाता है आपका ब्रोकन फैमिली। डाइवोर्स, किसी का यदि डाइवोर्स हुआ हो तो ऑब्वियसली बात है कि भाई डाइवोर्स की वजह से वो अपसेट होगा, सैड होगा, इमोशनली हैप्पी नहीं हो सकता है। उसका बाद आ जाता है सिंगल पेरेंटहुड। कोई ऐसे पेरेंटहुड है, सिंगल पेरेंटहुड है, या न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, या किसी के बचपन में ही जो पेरेंट्स हैं उनका लॉस हो जाता है, राइट। तो वो चीज़ें भी इसमें अफेक्ट करती है। चाइल्डलेस मैरिज, बच्चे की मतलब कम एज था तभी उसकी मैरिज कर दी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बढ़ गई है, घर परिवार की समस्याएं वगैरह बढ़ गई है, उस रीजन से भी आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो ये आ जाता है आपके चाइल्डहुड मैरिज के अंदर। डोमेस्टिक वायलेंस, उसको डोमेस्टिक वायलेंस मिल रहा है, सोसाइटी से उसको वायलेंस मिल रहा है, उसको मतलब कि वायलेंस किया जाता है, तो ये आ जाता है आपका डोमेस्टिक वायलेंस में। फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली में वाद विवाद, झगड़े वगैरह चलते रहते हैं, घर परिवार में आपस में ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी को लेकर, घर मकान को लेकर लड़ाइयाँ चलते रहती है, तो इसकी वजह से व्यक्ति को स्ट्रेस कॉज होता है। तो ये भी एक स्ट्रेसर में हम इंक्लूड करते हैं। उसका आता है सोशल स्ट्रेसर। सोशल स्ट्रेसर जो हमको सोसाइटी, हमारी समाज से मिलता है, लोगों से मिलता है, वो आ जाता है हमारे सोशल स्ट्रेसर में। जैसे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस इन सोसाइटी, सोसाइटी में आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप अमीर हो, गरीब हो, आपकी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कितनी आपकी इज्जत है, लोग आपको मानते हैं, पूछते हैं कि नहीं, ये आ जाता है आपका
फाइनेंशियल स्टेटस इन सोसाइटी, सोसाइटी में आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप वहाँ के गरीब आदमी अमीर आदमी क्या हो। उसके बाद आ जाता है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी की वजह से भी एक गरीबी का भी एक कारण हो सकता है स्ट्रेसर कॉज करने के लिए। भाई किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसे से समस्या है उसको, भाई मेरे पास अच्छा पैसा होता, एक घर होता, गाड़ी होती, मैं बीमार होता तो अच्छी स्कूल में अच्छे हॉस्पिटल मेरा ट्रीटमेंट होता, बच्चों को काश अच्छी स्कूल में पढ़ा पाता। तो एक इसको लेकर के भी पॉवर्टी गरीबी में भी रहता है। और उसके बाद इलिटरेसी, इलिटरेसी लिटरेट नहीं हो पाना, प्रॉपर तरीके से एजुकेशन वगैरह नहीं मिल पाना, जितना मतलब उसकी कैपेसिटी थी, क्षमता थी, उसके हिसाब से उसको पैसों की प्रॉब्लम होने से, पैसे की तंगी होने की वजह से एजुकेशन नहीं मिल पाना, इलिटरेट होना, चीज़ों के बारे में ज्ञान ना होना, नॉलेज ना होना, तब भी आपको स्ट्रेसर हो सकता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अब भाई किसी ने पैसा लगाया 2 लाख 4 लाख लगाया, 4 से 5 साल दिया और ये सब करने के बाद यदि उसको जॉब नहीं मिल रही है तो उसकी वजह से भी उसको एक स्ट्रेस महसूस होता है, स्ट्रेस उसको फील होता है कि यार काश अच्छी सी जॉब मिल जाती, घर में बैठे बैठे कोई मतलब नहीं है, कुछ काम धंधा कर लेते, 2 पैसा कमा लेते। तो ये युवाओं को ज़्यादा आज के समय में भाई देखने को मिलता है स्ट्रेस। तो मैं कहता हूँ भाई जॉब के पीछे मत भागो, अपनी एबिलिटी डेवलप करो और जॉब क्रिएटर बनो, लोगों को जॉब दो, ना कि गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के चक्कर में पड़े रहो। तो हम वो करके दिखाएं, हम वो बने जो कि जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब सीकर, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट चेंज, सोशल हो गया, चेंज स्ट्रेसर, न्यू जॉब, जॉब चेंज, प्रमोशन और डेमोनेशन एक्सेट्रा। आपने जॉब चेंज किया, चेंज की वजह से आपको नई जगह पे गए, वहाँ पर एडप्ट होने में, सिचुएशन के साथ एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, ये आ जाता है आपको जॉब चेंज में। उसके बाद प्रमोशन, आप सोचते हैं यार कब से मैं कर रहा हूँ, उतनी पैसे में घिससे जा रहा हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं होता है, बॉस आता है वो अलग सुना के जाता है, सीनियर अलग सुना के जाता है, काम का प्रेशर है, स्ट्रेस है ना, ये सारी चीज़ों की वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। उसके बाद डिमोनेशन की, यार मेरा भाई डिमोनेशन ना हो जाए, मुझे बॉस फायर ना कर दे, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, 4 लोग क्या समझेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। तो प्रमोशन का भी फिक्र रहती है और डिमोशन की भी फिक्र रहती है। न्यू जॉब पे चेंज किया तो वहाँ पर लोगों को कॉप अप करना, पॉलिटिक्स वगैरह चलती है, उन चीज़ों को समझना, तो वैसे ही किसी पर्सन के माइंड में स्ट्रेसर हो जाता है। अगला आ जाता है आपका वर्क स्ट्रेसर, वर्क से लेकर के कोई भी टारगेट है, डेडलाइन है, उससे रिलेटेड स्ट्रेस आपको आ जाता है, राइट। कि भाई आपको इतने समय का टारगेट दिया कि इतने समय में आपको इतना काम करके देना है, एनी हाउ बॉस ने बोल दिया चाहिए, अदरवाइज आप जॉब से हम आपको फायर कर देंगे। तो इसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस कॉज हो जाता है, राइट। एक टारगेट सेट करना, डेडलाइन पे काम कंप्लीट करना, कि भाई लास्ट डेट बची है, 2 दिन बचे और 2 दिन में इतनी फाइल सबमिट करना है, एनी हाउ कैसे भी करके करना है। तो डेडलाइन पे काम करने से हम क्या करते हैं, साला प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं। आज नहीं, जैसे हमारी डेट है 30 को लास्ट डेट है, तो हम 15 दिन बैठे रहेंगे, सिर्फ एक दिन लास्ट बचेगा, 29 तारीख को जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, चलो यार पढ़ लेंगे, चलो कर लेंगे भी, तो बहुत समय कर लेंगे, बहुत समय, टाल मटोल प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं। और डेडलाइन पर जब देखते हैं काम इतना हो जाता है, उस समय इतना सा बचता है, तो ऑब्वियसली बात है भैया आपको स्ट्रेस तो वहाँ पर आने वाला है। तो उसको ओवरकम कर सकते हो आपका सिस्टमेटिक वर्क करके। उसके बाद आता है आपका केमिकल स्ट्रेसर ना, आपका आपका वर्क स्ट्रेसर कंप्लीट करने का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हो, जहाँ पर आप एम्प्लॉय हो, वहाँ का कल्चर आपका कैसा है ना, आपका वर्किंग कल्चर कैसा है, इको फ्रेंडली वहाँ का कैसा है, उसका भी आपके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। बैड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, वहाँ की मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कैसी है, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट आपका ऑर्गेनाइज वे में है, डिसऑर्गेनाइज है, सिस्टमेटिक है, या आपको कुछ भी चलते रहता है। तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकली माइंड पर अफेक्ट करती है। उसके बाद आ जाता है आपका कंटेंट एंड डिमांड, जॉब कंटेंट एंड डिमांड, जॉब कंटेंट आपका क्या है, क्या डिमांड है, ये सारी चीज़ें आपकी जॉब आपसे क्या चाहती है, रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स वगैरह क्या है। उसके बाद आ जाता है फिजिकल वर्क इन्वायरमेंट, फिजिकल आपका वर्क इन्वायरमेंट किस प्रकार का है, वो चीज़ें भी आपको इसमें अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप विद द वर्क, आपका वर्कमेट है आपके जो, उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, ऑफिस मेट फ्रेंड्स वगैरह के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है। चेंज मैनेजमेंट, लैक ऑफ सपोर्ट रोल, कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा, मैनेजमेंट चेंज होना, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होना, कोई भी नया एम्प्लॉय का फायर और हायर होना, ये सारी चीज़ें भी आपके जॉब में अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। उसका नेक्स्ट आपका आ जाएगा वर्क स्ट्रेसर हो गया आपका केमिकल स्ट्रेसर, केमिकल स्ट्रेसर डिस्टर्बेंस इन द एड्रेनलिन
सोलेबल। कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमको मूड स्टेबलाइजर होते हैं, हमको सैड, हैप्पी, लव हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, डोपामाइन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, तो इनका लेवल अफेक्ट होने की वजह से भी आपको सैडनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हो जाती है, राइट। तो केमिकल्स का भी आपका कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। फिर डिसीजन स्ट्रेसर, डिसीजन लेने की वजह से टू मैनी डिसीजन टू बी टेकन एट द सेम टाइम। आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, 3 से 4 चीज़ें हैं और आपको डिसीजन एक लेना है, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रहा है, उसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूँ नहीं करूँ, करूँ तो 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, 2-3 विचार चलते रहना, अनिश्चितता होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, राइट। डिसाइड नहीं कर पाना कि भाई क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है डिसीजन कम्यूटिंग स्ट्रेसर, लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस बिटवीन होम एंड पैलेस ऑफ द स्टडी, वर्क और एक्सेट्रा। आपको लॉन्ग डिस्टेंस होना, ट्रैवल करना, जनरली हम यही का एग्जांपल ले लेते हैं, बदलापुर से यदि कोई CST जाता है तो 2 घंटे 2.5 घंटे उसको ट्रैवल में लग जाते हैं, इतना वो जॉब पर परेशान नहीं होता, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, इतना वो लोकल ट्रेन में खड़े खड़े हो जाता है। तो ट्रैवल करने की वजह से भी आपका नींद पूरी नहीं होना, हेडेक वगैरह होना, स्ट्रेस होना, ये सारी चीज़ें भी आ जाती। कोई स्टडी के लिए, घर के लिए, या घर से होम के लिए, वर्क प्लेस के लिए ट्रैवल करता है, तो उसकी वजह से भी, कम्युनिकेटिंग की वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। फिर फोबिया, फोबिया मतलब आपको डर होना, किसी भी चीज़ को लेकर के आपको फेयर होना, इट इज़ नॉन एज द फोबिया। फोबिया में क्या होता है, सिचुएशन सच एज एरोप्लेन, सिचुएशन जैसे कि एरोप्लेन, किसी को एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है तो वो हो गया एक फोबिया। एनक्लोज स्पेस गोइंग टू स्कूल, एनक्लोज इससे ऐसी जगह पर जाना जो कि क्लोज होती है, जैसे गुफाएं वगैरह हो गई है ना, ऐसी जगह पे जाने से किसी को डर लगता है, वो होगा एनक्लोज स्पेस। उसके बाद आ जाता है आपका एनक्लोज स्पेस के बाद गोइंग टू द स्कूल नेचर, स्कूल छोटे बच्चे रहते हैं ओबियसली उनको स्कूल जाने से डर लगता है, वहाँ का नेचर से उनको डर लगता है, वो होगा एक फोबिया। सच एज थंडर स्ट्रॉम, थंडर स्ट्रॉम उनको ये तूफान आने से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को एनिमल से डर लगता है, किसी को ये कॉकरोच से डर लगता है, राइट, किसी को ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है, तो अपना अलग अलग फोबिया हो सकता है, किसी को गहरे पानी से डर लगता है, तो एक उसकी वजह से भी, फोबिया की वजह से आपको जो स्ट्रेसर कॉज होता है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, स्टैंडिंग आउट से डर लगना, तो ये सारी चीज़ें आ जाता है फोबिया में। निडल आपको प्रिक करने से डर लगना है ना, डॉग के स्पार करने से, मकड़ी से डर लगना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती आपके किसमें, आपका फोबिया में, है ना। एक्सीडेंटल मेडिकल प्रोसीजर अदर सच एज चॉकिंग, वॉमिटिंग, लाउड नॉइस एक्सेट्रा। उसके बाद आता है आपका फिजिकल स्ट्रेसर, फिजिकल स्ट्रेसर में बैड पोस्चर, कार एक्सीडेंट एंड लॉन्ग फॉल। क्या हो सकता है आपका सिटिंग या स्टैंडिंग, आपका जो बॉडी मैकेनिक का पोस्चर है वो गलत होना, रॉन्ग पोस्चर होना, कार एक्सीडेंट वगैरह होना, लॉन्ग फॉल होना, लंबी दूसरी ऊंचाई से, हाइट से, लंबी जगह से आपको गिर जाना, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी फिजिकल स्ट्रेसर में। फिर आता है आपका डिसीज स्ट्रेसर, डिसीज स्ट्रेसर जैसे कि लॉन्ग टाइम इलनेस लाइक हार्ट अटैक, रिसर्चर हैव सस्पेक्टेड दैट द स्ट्रेसर ओबिसिटी, अस्थमा, हेडेक, डिप्रेशन, एंजाइटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, अल्जाइमर्स डिसीज। क्या होना, ब्लड प्रेशर होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, डायबिटीज़ वगैरह होना, अस्थमा होना, क्रोनिक किडनी डिसीज होना, एल्जाइमर्स होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ये सारी यदि आपको पहले से डिसीज है, पहले से शिकायत है, तो आपको उससे भी स्ट्रेसर कॉज होता है। सोचते रहते हैं कि यार ये मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना था, है ना, मुझे क्यों होता है, मेरी साथ अक्सर क्यों होता है, भगवान ने मेरे को क्यों दी डिसीज़, कब ठीक होगी, कैसे होगी, तो ये भी एक, इसकी वजह से भी पर्सन को स्ट्रेस कॉज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पेन स्ट्रेसर, क्रोनिक पेन टेंड टू द इंक्रीज स्ट्रेस। अब किसी को पहले से क्रोनिक पेन है, जॉइंट पेन हो गया, हेडेक हो गया, बॉडी पेन हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, हेडेक जनरली होता रहता है लंबे समय से, उसकी वजह से व्यक्ति को चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस हो जाता है, जनरली काम वाम में मन नहीं लगना, तो ये भी एक स्ट्रेसर का कॉज हो सकता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर, इन्वायरमेंट में जैसे डिस्टर्बेंस इन द नेचर एंड इकोसिस्टम, वाइल्ड फायर, पॉल्यूशन, नेचर डिजास्टर एक्सेट्रा।
आपका डिस्टरबेंस में क्या आ जाता है, नेचर आपका जिधर आप वर्क कर रहे हो जहाँ पर हो का इकोसिस्टम कैसा है, वाइल्ड फायर वगैरह जंगल मंगल में आग लगने से, नॉइज पॉल्यूशन होने से, एयर पॉल्यूशन होने से, जैसे आपका कहीं स्टडी रूम है और साइड से आपका हाईवे रोड गया है, एनएच है, तो ट्रैफिक लग रहा है, बार बार कार का, ट्रक का, ट्रेन का हॉर्न आ रहा है, तो वैसे स्ट्रेस होता है स्टडी या जो भी चीज़ें हैं वर्क में आपका मन नहीं लगना, पॉल्यूशन होना, एयर पॉल्यूशन होना, है ना, तो ये सब की वजह से भी आपको स्ट्रेस कॉज होता है। फिर अगले पार्ट में हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अभी हमने देखा स्ट्रेस क्या होता है, कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, क्या क्या इसमें मैकेनिज्म होता है। उसके बाद कॉमन स्ट्रेस के क्या क्या आपके सोर्स हैं, सोर्स के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे इमोशनल, फैमिली, सोसाइटी, डाइवोर्स, चेंज स्ट्रेसर, वर्क स्ट्रेसर, केमिकल स्ट्रेसर, डिसीजन स्ट्रेसर, फोबिया, कम्युनिटिंग स्ट्रेसर, फिजिकल डिसीज स्ट्रेसर, पेन स्ट्रेसर, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर। अभी हम समझ लेते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑन द बॉडी। अब स्ट्रेसर तो आपको हो गया, स्ट्रेस हो गया, अब इसका बॉडी पर आपका क्या फिजियोलॉजिकल अफेक्ट होता है। सबसे पहले आ जाता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा आपका, इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इम्पोर्टेंस। इनफर्टिलिटी आपको बच्चे पैदा नहीं होना, इनफर्टिलाइज हो जाना, ये हो जाता है आपका इनफर्टिलिटी। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन वगैरह हो जाना, जल्दी से आपका वीर स्खलन हो जाना, ये हो जाता है आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। फिर आ जाता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब आपका जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं होना, सेक्सुअल की आपको अर्जेंसी नहीं आना, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंसी, राइट। उसका आ जाता है स्किन। स्किन में आपका क्या होगा, एक्जिमा, सोरियासिस और रेसेस। ये स्किन में जैसे कि दाने दाने हो जाना, रेडनेस वगैरह हो जाना, खुजली वगैरह होने लगना, दांत खाद खुजली, ये सारी चीज़ें भी आपको स्ट्रेस की वजह से हो जाती हैं। यू सपोज दैट, देखो यार कितना 80%, ऑलमोस्ट 80% जो समस्याएं वो साइकोलॉजिकली हो रही है, तो व्यक्ति को मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हम हेल्दी डाइट तो लेते हैं, फिजिकल डाइट तो लेते हैं, आप फॉलो करते कि नहीं पता नहीं, तो लोग जिम जाते हैं, फिजिकल डाइट प्लान वगैरह फॉलो करते हैं, पर मेरा मानना है कि आपको मेंटल डाइट प्लान भी फॉलो करना चाहिए। एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन वगैरह हो गया, और अच्छी अच्छी चीज़ें, बुक्स वगैरह पढ़ना, है ना, समरी वगैरह, पॉडकास्ट सुनना, ये सारी चीज़ें आपको करते रहना चाहिए, ताकि आपको मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग रहो, मेंटली भी आप हेल्दी रहो। फिर अगला देखते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पुअर कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन पावर है वो पुअर हो जाता है। मेमोरी प्रॉब्लम, मेमोरी की आपको प्रॉब्लम हो जाती है। फॉरगेटफुलनेस होना, किसी भी चीज़ों को ज़्यादा समय तक आप याद नहीं रख पाते हो। स्लीप डिस्टर्बेंस, आपके सोने में डिस्टर्बेंस हो जाना, बहुत ज़्यादा सोने लगना या फिर बहुत कम सोना, इंसोमिया वगैरह की शिकायत आपको हो जाती। इम्पेयर डिसीजन मेकिंग, जो आपकी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है, कैपेसिटी है, उसमें आपको इम्पेयरमेंट हो जाना, आप प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पाना। मेकिंग माइग्रेन, हेडेक, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड फटिग। अगला क्या हो सकता है, माइग्रेन होना, हेडेक वगैरह होना, जल्दी से थकान महसूस होना, फटिग होना, एंजाइटी होना, चिड़चिड़ापन होना। उसके बाद आ जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जैसे कि हाइपरटेंशन, आर्थरोस्क्लेरोसिस और टेकिकार्डिया। हाइपरटेंशन होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, आर्थरोस्क्लेरोसिस होना, आपने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, फैट वगैरह डाइट लिया, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज में की जो लेयर होती है उनमें क्या होना, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का आकर के परत पर लेयर उनकी बन जाना, जिससे आपका ब्लड प्रेशर में इम्पेयरमेंट होना, अफेक्ट करना। दिस इज नोन एज द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। उसका टेकिकार्डिया, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाना, दिस इज द टेकिकार्डिया। फिर आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं आप स्टोमक अपसेट, स्टोमक अपसेट होना, इवन आपको अल्सर भी हो सकते हैं, इंडाइजेशन की आपको शिकायत होना, गैस वगैरह बनना, ठीक ठाक आपको भूख नहीं लगना, डायरिया होना, लूज मोशन होना, गैस्ट्रिक पेप्टाइड अल्सर होना, इरिटेशन होना बवल का, कोलाइटिस होना, माउथ कैंसर होना, एक्सेट्रा, राइट। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अस्थमा होना, आपको सांस लेने में तकलीफ होना, अस्थमा। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल्स और स्केलेटल सिस्टम में उसमें क्या हो सकता है, टेंशन इन द स्केलेटल मसल्स एंड जॉइंट, स्केलेटल मसल्स एंड जॉइंट में आपको खिंचाव होना, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाना, बैक एक होना, और मैलिग्नेंट सेल कैंसर होना, और कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होना, ये सारी चीज़ें आपको आ जाती है मस्कुलोस्केलेटल में। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो एंडोक्राइन आपकी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, उसके लेवल पर आपको क्या डिसऑर्डर, क्या डिसीज हो सकते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाएगा मस्कुलर एक एंड पेन, डिजनरेटिव डिसीज सच एस रूमेटॉइड अर्थराइटिस,
क्या हो गया, मस्कुलर एक होना, मस्कुलर पेन होना, डिजनरेटिव डिसीज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बोन का धीरे धीरे करके ज्वाइंट का डिजनरेशन होने लगना, डिस्ट्रॉय होने लगना, कैल्शियम का कम हो जाना, फास्फोरस का कम होने की वजह से इरोजन होने लग जाना। उसके बाद आता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में क्या होता है, वीकेंड और डिफेंस। इम्यून सिस्टम आपका वीक होना विद द लोअर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन वायरल इलनेस, और इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाना, जिससे कि इम्यून सिस्टम का काम होता है ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करना, तो वायरस बैक्टीरिया पैथोजन से फाइट करने में उसमें वीकनेस हो जाना। उसके बाद आता है जनरल में टिश्यू डिजनरेशन, एसिलरेशन और एजिंग प्रोसेस। जनरल में क्या होगा, टिश्यू का डिजनरेशन होने लगेगा और आपको जो एजिंग की प्रोसेस वो फास्ट हो जाएगी, जल्दी से आप बूढ़े दिखने लग जाओगे, मसल्स आपकी सिकुड़न में होने लग जाएगी। दिस इज द एजिंग प्रोसेस। उसके बाद आता है इमोशनल सिम्टम। इमोशनल सिम्टम में क्या क्या आपका इंक्लूड होता है, इमोशनल में आता है आपका बिकमिंग इजली एजेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड मूडी। जल्दी से आप क्या होगे, एजिटेटेड हो जाओगे, आपके विचार कभी कुछ आपके दिमाग में चलता रहेगा, जल्दी से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और मूडी रहोगे, कभी हंसने लगोगे, कभी रोने, कभी सैड, कभी अपसेट, अपना मूड आपका चेंज स्विमिंग होते रहेगा। फीलिंग ओवर ब्लेम, अपने आप को ज़्यादा ब्लेम समझोगे, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा वैसा करके अपने आप को ओवर ब्लेम समझना। एज इफ यू आर लूजिंग कंट्रोल और नीड टू टेक कंट्रोल, अपना जो कंट्रोल है खुद के ऊपर नहीं होना, अपने कंट्रोल को लॉस कर देना, और नीड टू टेक कंट्रोल है ना, अपने आप को कंट्रोल करने की या तो फिर सोचना। हैविंग ए हार्ड टाइम रिलैक्सेशन एंड क्विटिंग योर माइंड, हैविंग ए हार्ड टाइम रिलैक्सिंग एंड क्विटिंग योर माइंड। थोड़ा सा क्या, हैविंग हार्ड टाइम में अपने आप को रिलैक्स और नहीं कर पाना, उससे आपको क्विट करना, उस सिचुएशन को स्केप करना। फीलिंग बैड अबाउट यूर सेल्फ, अपने आप के बारे में फीलिंग बैड होना, लो सेल्फ स्टीम होना, अपने जो देखने का नजरिया है वो आपका खराब होना, कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, पतला हूँ, मोटा हूँ, वॉट मुझे नहीं आता, बोलना नहीं आता, है ना, डॉन्स, ये सारी चीज़ें अपने बारे में लो सेल्फ स्टीम होना। एंड फीलिंग लोनली, अपने आप को अकेला समझना, वर्थलेस समझना और डिप्रेस समझना कि यार मैं अकेला हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं आवारा हूँ। ये हो गया अपने आप को वर्थलेस समझना, राइट। तो ये सारी चीज़ें की वजह से भी आपको डिसऑर्डर डिसीज होती है। अवॉइडिंग अदर, अगर अदर लोगों को अवॉइड करना, इग्नोर करना, किसी के साथ बात नहीं करना, अपने में ही रहना। उसके बाद आ जाता है आपका फिजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। फिजिकल सिम्टम में हो जाता है आपका लो एनर्जी, बॉडी की आपकी एनर्जी है वो लो हो जाना, हेडेक होना, अपसेट स्टोमक, स्टोमक आपका अपसेट होना, इंक्लूड डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड नोसिया। क्या क्या हो सकता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड नोसिया हो जाना, अपसेट, एक पेन, टेंस मसल, मसल्स में जॉइंट में आपके पेन होना, दर्द होना, चेस्ट पेन एंड रैपिड हार्ट बीट, चेस्ट पेन होना और हार्ट बीट जो इंक्रीज हो जाना, आपकी हार्ट बीट का बढ़ जाना, इंसोमिया, लैक ऑफ स्लीपिंग होना, ये भी आपका एक डिसऑर्डर हो जाता है फिजिकल में। फ्रीक्वेंट कोल्ड इन्फेक्शन, कोल्ड इन्फेक्शन बार बार होना, वायरल इन्फेक्शन होते रहना। उसके बाद आ जाता है लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर एंड एबिलिटी, जो आपकी सेक्सुअल डिजायर है, आपकी इच्छा है वो कम हो जाना, वो उसमें आपकी कमी आ जाना या पूरी तरीके से सेक्सुअल डिजायर लॉस हो जाना। उसके बाद आता है नर्वसनेस एंड शेकिंग, नर्वसनेस होना, शेकिंग होना, रिंगिंग इन द ईयर एंड कोल्ड और स्वीटी हैंड एंड फीट। नर्वसनेस होना, शेकिंग, बॉडी में कपकपी आ जाना, रिंगिंग, कान में आपने को आवाज़ सुनाई देना, कोल्ड होना या एक्सेसिव आपको स्वेटिंग होना हैंड और फिट में। ड्राई माउथ एंड हार्ड टाइम सोलोइंग, माउथ आपका ड्राई होना, बार बार आपका गला सूखना, लिप्स ड्राई होना और सोलोइंग, खाने में निगलने में आपको दिक्कत होना। क्लीन जॉ एंड ग्रिंडिंग टीथ, क्लिंच जो है वो आपकी ऊपर की तरफ होना है ना, और ग्राइंडिंग टीथ, दांत ऐसे मिचमिचाना, ऐसे करना, है ना, ये सारी चीज़ें। कॉग्निटिव सिम्टम, कॉग्निटिव मतलब आपकी जो थिंकिंग हो गई, मेमोरी हो गई, ब्रेन की जो प्रोसेस होती है, कॉग्निटिव सोचने समझने की आपकी शक्ति, उस लेवल पर आपको क्या क्या सिम्टम इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंट बोरिंग, जल्दी से आपको कंटिन्यूसली चिंता करते रहना, है ना, सोचते रहना, ये सब चीज़ों के बारे में। रेसिंग थॉट रेसिंग आपके थॉट होना। फॉरगेटफुलनेस एंड डिसऑर्गेनाइज, जल्दी से किसी भी चीज़ को भूल जाना, कहीं भी रख के कुछ भी भूल जाना। और डिसऑर्गेनाइज होना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करना।
इनेबिलिटी टू फोकस, फोकस करने में आपको इनेबिलिटी होना, प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाना, फोकस नहीं कर पाना। पुअर जजमेंट, जजमेंट आपका पुअर होना, प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर के आपका जजमेंट है वो इम्प्रॉपर होना, जजमेंट आपका ठीक ठाक नहीं हो पाना। बीइंग पेसिमिस्टिक और सीइंग ओनली नेगेटिव साइड, बीइंग पेसिमिस्टिक होना और पेसिमिस्टिक होना नकारात्मक होना, और जो नेगेटिव साइड है हमेशा वही चीज़ को देखते रहना, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर ही फोकस करना, उसी चीज़ पर आपका ध्यान लगाना। फिर अगला आ जाता है बिहेवियरल सिम्टम। कौन सा? बिहेवियरल सिम्टम, जिसमें चेंज इन द एपेटाइट, भूख लगने में, एदर ईटिंग और नॉट टू मच, या तो बहुत कम खाना खाओगे या तो फिर बहुत ज़्यादा खाना खाने लगोगे, जो आपकी ईटिंग पैटर्न है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलना। प्रोकास्टिनेटिंग एंड अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको अवॉइड करना, उनको प्रोकास्टिनेट करना, उनको टाल मटोल करना कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, हो जाएगा, है ना, इतना क्या ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बहाने देने लग जाना। मोर यूज़ ऑफ एल्कोहल, ड्रग और सिगरेट, ज़्यादा ड्रग का, सिगरेट का यूज़ करने लगना डिस्ट्रक्टिव वे में। एल्कोहल, ड्रग और सिगरेट, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, आशिक लोग होते हैं, लबेरिया हो गया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ के चली गई, बीवी से डाइवोर्स हो गया, उस गम को भुलाने के लिए क्या करते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, एल्कोहल लेने लगते हैं, बीड़ी सिगरेट लेने लगते हैं, राइट। अगर तेरा गम ना होता तो, है ना, जो भी ये होगा ना, तो इस तरीके से मैं शराब न पीता, है ना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाती है। उसके बाद आ जाता है फिर हैविंग मोर नर्वस बिहेवियर सच एज नेल वाइटिंग, फिडनिंग एंड पेसिंग, क्या होना, नेल वाइट वगैरह करना और उंगली वगैरह चूसते रहना, है ना, ज़्यादा सोचते रहना, अपनी दांत में तली उंगली दबाते रहना, ये सारी चीज़ें भी करने लग जाते हैं। अब स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हमारे कॉमन स्ट्रेस के क्या क्या सिम्टम है, जिसमें हमने फर्स्ट लेवल पर देखा इमोशनल लेवल पर, उसके बाद फिजिकल लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर और बिहेवियरल पर। इमोशनल पे हमने देखा कैसे करके हम जल्दी से अपने आप को, मूड चेंज होते रहना, राइट, लो सेल्फ स्टीम होना, फीलिंग लोनली होना, सैड होना, फ्रस्ट्रेटेड होना। फिजिकल लेवल पर होना आपका लो एनर्जी होना, हेडेक होना, एब्डोमिनल अपसेट होना, है ना, डायरिया होना, इंडाइजेशन होना, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर होना, इनस्टेबिलिटी होना। उसके बाद कॉग्निटिव लेवल पर देखा हमने कॉन्स्टेंट वरिंग, है ना, और फॉरगेटफुलनेस होना, डिसऑर्गेनाइजेशन होना, इनएबिलिटी टू द जजमेंट होना, नेगेटिव होना, है ना, पेसिमिस्ट होना। उसका बिहेवियरल लेवल पर हमने देखा, हाँ, चेंज ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट में आपके खाने के पैटर्न में चेंज हो जाना, या तो ज़्यादा खाने लगना या फिर बहुत कम खाना, है ना, कभी भी खाने लग जाना। प्रोकास्टिनेशन करना, चीज़ों को टाल मटोल करना, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेली उनसे भागना, उनको अपने दायित्व को नहीं निभा पाना। मोर यूज़ ऑफ एल्कोहल, ड्रग और सिगरेट, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, गम को भुलाने के लिए ज़्यादा सिगरेट और एल्कोहल का यूज़ करने लगना कि भाई एल्कोहल और सिगरेट लेकर के मेरा जो स्ट्रेस एंजाइटी है वो कम हो जाएगा। कुछ समय के लिए तो डोपामाइन रिलीज हो सकता है, तो भाई कम हो सकता है, पर जड़ से वो चीज़ें नहीं जा सकती। उसके लिए आपको माइंडफुलनेस की, मेडिटेशन वगैरह की, स्पिरिचुअल की प्रैक्टिस करना होता है। ओके, उसका आ जाता है हैविंग मोर नर्वस बिहेवियर होना, नेल वाइट वगैरह करना, थंब सकिंग वगैरह करना, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस की हमारी क्या स्टेज है, इसको हम बोलते हैं जनरल एडप्शन सिंड्रोम। यहाँ पर हम 3 स्टेज में देखेंगे स्टेजेस ऑफ द स्ट्रेस। तो जनरल एडप्शन सिंड्रोम एक हमारे साइंटिस्ट रहे, उन्होंने ये इनको दिया 1957 में, हैंस सेली। कितने? 1957 में ये जो इन्होंने डिस्कवर किया, हैंस सेली ने, हैंस सेली। हैंस सेली जो थे एक महानुभव साइंटिस्ट, इन्होंने इस मॉडल को दिया, हैंस सेली ने। तो इन्होंने बताया कि भाई जब कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, पर्सन होता है, उसको स्ट्रेस आता है तो वो इन 3 स्थिति से, 3 स्टेजों से गुजरता है। उसको इन 3 स्टेजों से गुजरना होता है। जब भी उसके साथ कोई भी थ्रेटन कंडीशन आती, कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम आती है, तो ये 3 स्टेज से वो व्यक्ति गुजरता है।
सबसे पहले आती है आपकी अलार्म रिएक्शन, मतलब कोई भी आपको चीज़ हुई तो वो आपको अलार्म करती है, आपको अलार्म रिएक्शन देती है, आपको बताती है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है, राइट। फिर व्यक्ति क्या करता है, रजिस्टेंस, मतलब उसको रजिस्ट करता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया, या उस चीज़ को एडेप्ट करने की कोशिश करता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ ही, ऐसा क्यों होता है यार, भगवान ऐसा क्यों करता है। तो उस चीज़ को क्या करता है, वो रजिस्ट करता है या फिर उस चीज़ को वो एडेप्ट करता है ना। तो सबसे पहले अलार्म में थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, स्ट्रेस मेरे साथ ही क्यों हुआ है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आ जाती है आपकी फर्स्ट स्टेज में, आ जाता है आपका कौन सी, अलार्म स्टेज। इसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। इसमें आपके मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर भी आपको अलार्म मिल जाता है स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ऑलरेडी हम साइकोलॉजी में समझ चुके हैं। इसमें क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनल हो गया, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं और मीट द थ्रेट और डेंजर, जो डेंजर सिचुएशन होती है, थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, उससे आपको कोप अप करने के लिए रेडी करते हैं। उस समय क्या होता है, आपकी हार्ट रेट हो गई, आपका रेस्पिरेशन रेट हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, ये भी आपका इंक्रीज हो जाता है। एक्सेसिव आपको स्वेटिंग वगैरह होने लगती है और आप घबरा जाते हैं, आइज आपकी डायलेट हो जाती है, ब्लड वेसल्स बढ़ जाता है, मसल्स आपकी टेंशन हो जाती है, डिफ़िकल्टी और कंसंट्रेशन करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है। ये आती है आपकी फर्स्ट स्टेज में, जब आपको अलार्म होता है स्ट्रेस का। सेकंड स्टेज में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन नॉर्मल लेवल, वाइल बॉडी फोकस रिसोर्सेज अगेंस्ट द स्ट्रेसर रिमेन अलर्ट, ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन हाई, कॉर्टिसोल एड्रेनलिन कंटिन्यू टू द सर्कुलेशन एट द एलिवेटेड लेवल बट आउटवर्ड अपीयरेंस ऑर्गेनिज्म सीम नॉर्मल। आउटवर्ड से नॉर्मल क्या होता है, एक रजिस्ट और एक एडप्ट की सिचुएशन में आ जाता है, पर इंटरनली उसका ग्लूकोज है, ब्लड लेवल है, एड्रेनल है, उसका कॉर्टिसोल है, ये लेवल का उसमें इंक्रीज होता रहता है। इंटरनली ये चीज़ें उसके बढ़ती रहती हैं और व्यक्ति क्या करता है, सफिशिएंट मात्रा में इन्वायरमेंट हो गया उससे ऑल्सो द बॉडी बिगन टू ट्राई एडप्ट और स्ट्रेन द डिमांड ऑफ द स्ट्रेस environment, but the body cannot keep this definitely, so its resource the gradually depleted, immune may be compromised and increase susceptibility to the illness। इसमें क्या होता है, बॉडी की जो डिमांड होती है वो उस चीज़ पर एक स्टैंड करती है, इन्वायरमेंट से थोड़ा सा सस्टेन करती है, पर ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिक्रीज हो जाता है और व्यक्ति ससेप्टिबल होता है, कौन ज़्यादा चांस होते हैं उसको बाद में डिसीज होने के लिए। उसके बाद आ जाता है सेकेंड थर्ड फेज आ जाता है एग्जॉस्टन स्टेज। एग्जॉस्ट वाली स्टेज में क्या करता है, धीरे धीरे व्यक्ति उस चीज़ से एग्जॉस्ट हो जाता है और जो आपका साइकिल है वो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा रेजिस्टेंस में ऊपर की तरफ रहता है, अलार्म में थोड़ा नीचे जाता है, वापस से फिर छलांग लगाता है, बाउंस बैक करता है और वापस से फिर ये नीचे की तरफ डेविएटेड हो जाता है। तो एग्जॉस्ट स्टेज में क्या होता है, एग्जॉस्शन इज द फाइनल स्टेज, ये फाइनल स्टेज होती है। इफ द स्ट्रेसर और स्ट्रेस कंटिन्यू व्हेन द बॉडीज कैपेसिटी द रिसोर्स become exhausted and body susceptible to disease, and that at this point the body resource eventually depleted, the body unable to maintain normal function, the initial autonomic nervous system may be reappear, sweating, rise and heart rate etc. This stage 3 extended long term damage as a result of body's immune system become exhausted, body function become impaired and biologically and psychologically disease and disorder occur। इस स्टेज पर क्या होता है, बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली जो बॉडी का फंक्शन है वो इम्पेयरमेंट हो जाता है, बॉडी उस चीज़ को लेकर के रेजिस्टेंस हो जाती है, मोर ससेप्टिबल हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो डैमेज हो चुका होता है और इस स्टेज पर आपकी बॉडी डिसीज आपको ज़्यादा हो जाती है और इवन आपको हार्ट रेट और स्वेटिंग हो गया एक्सेट्रा ज़्यादा हो जाती है, आपका नर्वस सिस्टम भी सिम्टोमेटिक आपका रिपेयर हो जाते हैं और इनकेस ज़्यादा होता है व्यक्ति को इवन डेथ की कंडीशन में सीवियर डिसीज भी उसको कॉज हो सकती है, राइट। स्ट्रेस एडप्शन मेजर अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं, 5 मिनट की और बात है फिर हम लेक्चर को स्टॉप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्लीप असिस्ट टू द कोपिंग एडप्शन। प्रॉपर तरीके से आपका स्लीप होना चाहिए, आपका 8 आवर का डेली स्लीप होना चाहिए और स्लीप भी आपका डीप स्लीप होना चाहिए। स्लीप का भी कैटेगरी होता है लाइट होना या डीप होना, तो आपको 8 आवर का मिनिमम डीप स्लीप आपका डेली होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी का नॉर्मल ओवरऑल वेलबींग जो है नॉर्मल मेंटेन रहता है। लर्न टू से नो, कोई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए
ठीक नहीं होती और किसी कारणवश हमको हाँ करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों को भी आपको ना कहना ज़रूरी होता है। तो जिन चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है उन चीज़ों को कभी कभी ना भी कर दीजिए, है ना। ज़बरदस्ती का बोझ लेके चलना ठीक नहीं होता है। उसके बाद एक्सरसाइज डेली, यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी हैबिट अच्छी है एक्सरसाइज करने की, तो आपका बॉडी का सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है, आप हेल्दी रहोगे, साथ साथ मेंटली फिजिकली भी आप फिट रहोगे। उसका आ जाता है लाफिंग, है ना। कभी कभी थोड़ा सा जो कॉमेडी भी कर लेना चाहिए, हंस लेना चाहिए। एंटरटेनमेंट भी देख रहे हो वो भी क्वालिटी ऑफ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मीम पेज वगैरह देख रहे हैं, थर्ड क्लास रोस्ट वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, राइट। तो थोड़ा बहुत लाफिंग जरूरी भी है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा है कि आपको सिर्फ एकदम सीरियस ही होना है, पर क्वालिटी होना चाहिए उसमें भी, राइट। उसका जर्नल, कुछ आप जर्नल वगैरह मेंटेन कर सकते हैं डेली का। आपका जो भी जर्नल है वो सारी ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना क्रिएटर के लिए, आपके गॉड के लिए, वो चीज़ें भी आप मेंटेन कर सकते हो। डेली का टू डू लिस्ट वगैरह भी आप बना सकते हो, सिस्टमेटिक तरीके से आप वर्क कर सकते हो। डू समथिंग वन डे एंजॉय, कुछ ऐसी चीज़ करना जो आपको 10 से 15 मिनट के लिए आपके चेहरे पर हंसी लेकर के आ जाए। जो आपकी हॉबी हो, जो आपकी पैसन हो, उस पर भी 10 से 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट डेली अपने आप को टाइम देना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ को बनाना। जो आप हो सकते हो वो आप बन के दिखाइए। उसका आता है स्पेंड टाइम विद अदर, अदर आपके जो क्लोज वन है, आपके फ्रेंड वगैरह हैं, लव वन है, उनके साथ टाइम को स्पेंड करना, थोड़े थोड़े समय उनसे बातचीत वगैरह करते रहना, हालचाल लेते रहना, गेट टूगेदर करना, सिंगल से मिंगल होते रहना, राइट। ये सारी चीज़ें आ जाती है। हेल्दी वेज टू स्ट्रेस मैनेजमेंट इंक्लूड, हेल्दी वेज और क्या क्या हो सकता है, गो फॉर द वॉक, वॉक के लिए निकल जाना शाम शाम को, सुबह सुबह। स्पेंड टाइम विद नेचर, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कनेक्ट करना, अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। मैं भी ये चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, राइट। उसके बाद आता है कॉल ए गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड के साथ हाय हेलो करके बातचीत कर लेना, और भाई क्या चल रहा है, कैसा है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, खाना पीना खाया नहीं खाया, ये सारी गॉसिपिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर लेना। राइट इन यूर जर्नल, अपना जर्नल लिखना, क्या आप कर रहे हो, आज के दिन में क्या किया, कल क्या करने वाले हो, क्या आपके साथ अच्छा हुआ। और गॉड को ग्रेटिट्यूड लिखना, थैंकफुल करना क्रिएटर को आपको जीवन देने के लिए, नया डे देने के लिए। उसके बाद आ जाता है टेक ए लॉन्ग बाथ, लंबे समय तक बढ़िया कोल्ड पानी से बहुत ले लेना, कूल सॉप लगा के, डिटॉल लगा के, या लाइफ बॉय वटेवर जो भी आप यूज़ करते हो। यूज़ लाइट स्कैन कैंडल ना, कम स्कैन लाइट वाली कैंडल का यूज़ करना, जीरो बल्ब का यूज़ करना सोते समय, ज़्यादा लाइट का यूज़ नहीं करना। अवॉइड एल्कोहल, सिगरेट एंड ड्रग, सिगरेट, एल्कोहल और ड्रग को अवॉइड करना, योगा की प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना। सेवर ए वार्म कप कॉफ़ी और टी ना, वार्म कप कॉफ़ी और टी वगैरह ले लेना। प्ले विथ पेट, जो आपके पेट होते हैं, डॉग होती है, कैट होते हैं, उनके साथ प्ले करना, खेलना, थोड़ा सा उनकी भावनाओं को, फीलिंग को भी समझना, उनसे प्यार करना, ओके। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वर्क इन यूर गार्डन, जो आपका गार्डन है उस साइड घूमने फिरने निकल जाना, वर्क वगैरह करना, फूल वगैरह को देखते रहना। गेट मैसेज, किसी को हाय हेलो मैसेज भेज देना, अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ना आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वॉच कॉमेडी, कॉमेडी वगैरह देखना, थर्ड क्लास नहीं, अच्छी वाली कॉमेडी। ईट ए हेल्दी बैलेंस डाइट, अच्छी बैलेंस डाइट खाना, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा, है ना, बड़ा पाव, इनको अवॉइड करके हेल्दी फाइबर डाइट, न्यूट्रिएंट डाइट खाना। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना, रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करना, थोड़ा स्पिरिचुअल की भी साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। शेयर यूर फीलिंग, अपनी फीलिंग को शेयर करना, फीलिंग को अपनी दबा के नहीं रखना, अपने दोस्त जो क्लोज बने उनके साथ उसको शेयर करके अपनी दुख या सुख को बांट लेना। गेट इनफ रेस्ट एंड स्लीप, अच्छी रेस्ट लेना, अच्छी स्लीप लेना। पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना, किसी भी चीज़ को लेकर के, आउटकम को लेकर के नज़रिया अपना अच्छा रखना। कहते हैं कि नज़र को बदलो तो नज़ारे, नज़ारे बदल जाएंगे, और ऐसे ही कुछ होता है ना, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, है ना। उसके बाद आता है गेट इनफ रेस्ट एंड स्लीप, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिड्यूस कैफीन एंड शुगर, शुगर और कैफीन को भी कम से कम लेना, कॉफ़ी में ज़्यादा शुगर और कैफीन होता है तो उसको अवॉइड करना। स्माइल एंड लाफ, हमेशा हंसते रहना, स्माइल करते रहना, प्यारी सी स्माइल देते रहना। लड़कियों को देख करके ज़्यादा स्माइल नहीं देना, नहीं तो पिटाई भी हो सकती है, एक जेन्युइन स्माइल देना। और मेक टाइम फॉर हॉबीज़, जो आपकी हॉबीज़ है, जो आपका इंटरेस्ट है, पैसन है, उसके लिए 1 से 2 घंटा डेली का, या कम भी कर सकते हो, उस पर टाइम देना। टाइम मैनेज योर टाइम, अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करना, टू डू लिस्ट बनाना। टेक इट ईजी, टेक इट ईजी लेना, ज़्यादा लोगों को
कि बातों को दिल पे नहीं लेना, किडनी पे लेकर के बाहर निकाल लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को मैनेज कर सकते हो। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार हम रिव्यू कर लेते और आज का लेक्चर फिर हमारा होता है ख़त्म। स्ट्रेस एडप्शन के बारे में सीखा, इसका इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में सीखा, कैसे इसको बैलेंस करते उसके बारे में सीखा, कॉमन स्ट्रेस क्या क्या होते हैं, कैसे जनरेट होता है, इमोशनल, फिजिकल, सोशल स्ट्रेसर है ना, फैमिली हो गया, केमिकल हो गया, डिसीज हो गया, फिजिकल हो गया, फोबिया हो गया, ये सारी की चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस किया, सिम्टम ऑफ स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया। सिम्टम में हमने इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव और बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया। फाइनली हमने इसकी स्टेज के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी इसमें स्टेज होती है, जिसमें हमने देखा अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज, एग्जॉशन स्टेज। उसके बाद फिर हमने इसका मैनेजमेंट देखा, जिसमें हमने देखा स्लीप, लर्न टू से नो, एक्सरसाइज, लाफिंग, डू समथिंग एंजॉय एंड स्पेंड टाइम विद अदर्स। उसके बाद हमने हेल्दी प्रैक्टिस के बारे में देखा, इसमें हमने गो वॉक, स्पेंड टाइम, कॉल टू फ्रेंड, एक्सरसाइज, राइट योर जर्नल, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। राइट, कीप वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।